नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। 2 साल में माफियाओं का अंत। जी हां, उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य पर पुलिस की कार्रवाई अगले 2 सालों में और तेज होगी। यूपी पुलिस ने अगले 2 साल में माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्तियों की जब्तीकरण का टारगेट रखा है। बीते 5 सालों में यूपी पुलिस अब तक 2000 करोड़ से अधिक की माफियाओं और अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई कर चुकी है। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 साल में माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरह ध्वस्त करने में जुटेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री के सामने दिए गए प्रेजेंटेशन में यूपी पुलिस ने अपने इस नए टारगेट को बताया है। बता दें कि 2017 में यूपी में योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश के टॉप 25 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया गया था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर प्रदेश के टॉप 50 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी पर है हमारी आज की खास चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसके साथ होगी चर्चा और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार 2.0 में जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है। क्या सिर्फ टारगेट ही सेट हो रहे हैं या उस पर अमल करने के लिए रणनीति भी बनाई गई है। टॉप 50 माफियाओं की संपत्तियों को भी जब्त करने का टारगेट बनाया गया है। पुलिस यूपी पुलिस का टारगेट सेट है और इस टारगेट के तहत उनका कहना है कि 2 साल में ही माफिया राज को जड़ से खत्म कर देंगे। तो यूपी पुलिस की तरफ से जो टारगेट रखा गया है, इस पर जो है कहीं ना कहीं ये बात भी लोग कर रहे हैं कि क्या ये टारगेट पूरा होगा। यूपी में माफियाओं की अब खैर नहीं है। हालांकि जब से योगी सरकार प्रदेश में बनी है, चाहे वो पहले कार्यकाल में हो चाहे अब दूसरा कार्यकाल हो, माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कई ऐसे माफियाओं के गुट में शामिल बदमाशों ने खुद ही आकर के सरेंडर कर दिया। साथ ही बुलडोजर चलने के डर से भी सरेंडर किया गया है, ये भी देखा गया है। और तमाम दूसरे माफियाओं की अगर बात करें तो जो माफिया सक्रिय हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि ये माफिया राज अब खत्म कर दिया जाएगा और 2 साल का टारगेट लिया गया है। यूपी पुलिस ने भी इसके लिए टारगेट सेट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दिया था। ये कहा गया था इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि अलग अलग विभागों की अगर बात करें तो लगातार अलग अलग विभागों के मंत्री अधिकारियों के साथ मिलकर के उन्होंने रूपरेखा तैयार की थी। विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या रणनीति होगी, और इसी के तहत यूपी से गुंडा राज को खत्म करने की भी कवायद तेज कर दी गई है। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर अब बुलडोजर चलेगा, जिसकी वजह से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। माफिया डरे हुए हैं, लेकिन योगी सरकार की तरफ से ये साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि गुंडा राज अब नहीं चलेगा और माफियाओं का अंत बहुत जल्द होगा। माफिया राज अब खत्म होगा ताकि लोग बेखौफ हो कर करके रह सके, क्योंकि ये जो माफिया हैं, ये जो गुंडे हैं, ये लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, उनसे वसूली भी करते हैं, पैसों की मांग भी करते हैं और दबंगई दिखा करके उनसे पैसे की दिन दहाड़े लूट भी करते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि दबंगई दिखा करके उन्हें धमकी दे करके पैसे ऐंठने का काम भी माफियाओं का रहा है। और माफिया सिर्फ जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, अगर भू माफियाओं की बात करें तो इसके अलावा सरकारी ज़मीन के अलावा भी कई ऐसे प्राइवेट ज़मीन हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है भू माफियाओं ने। तो उन भू माफियाओं को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब किसी भी तरीके का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक सूबे में जो भी अवैध निर्माण है उनको हटाया जाएगा, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। उनसे परिचय करा देती हूं आपका। राघवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और मोहम्मद
रफियता जी कांग्रेस नेता हैं, जुड़ गए हमारे साथ और तमाम जो चर्चाएं हैं हम उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो राघवेंद्र जी आपसे ही जानना चाहेंगे, चूंकि सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं पुलिस महकमे को, पुलिस महकमा जो है वो टारगेट सेट कर चुका है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 साल में ही माफियाओं का और गुंडागर्दी का जो राज है उसे खत्म किया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे क्या एक्शन प्लान है, क्या ये 2 सालों में हो पाएगा या सिर्फ हवा हवा ही रह जाएगा, और अगर इसको पूरा किया जाएगा इस टारगेट को तो क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, 2017 से पहले की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को प्रदेश की जनता ने देखा भी था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में अत्याचार और भ्रष्टाचार और अराजकता फैला के रखी थी। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है तो सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश की जनता को देने का जो विचार था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि उत्तर प्रदेश की जनता को भय मुक्त सरकार देने की जरूरत थी। यहाँ की बहन बेटियां सुरक्षित रह करके देश प्रदेश भर में घूम पाए, रात को 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो। 2017 में सरकार बनती है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज को उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया भी, बताया भी और किया भी है। प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया। 2022 में फिर से पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और जैसा 2017 से लेकर 2022 तक की सरकार में माफियाओं को घर से निकलना, क्या जेल में माफिया बंद रहे हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए, और बहुत से माफिया तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। ऐसे ही 2022 की सरकार जो बनी है, 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह के विचार रखने वाले लोग हैं वो या तो दुनिया छोड़ के जाएंगे या जेल के अंदर बंद रहेंगे। यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नीति है, और ये इसी पर भारतीय जनता पार्टी की काम करने की नीति है कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, और किसी भी प्रदेश की सभ्य जनता है, जो सामान्य जनता है, उसको जीवन जीने का एक जो मार्ग होना चाहिए वो देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, अरविंद जी आपसे जानना चाहेंगे, 2017 के पहले तो समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, जनता ने समाजवादी पार्टी को मौका दिया था, लेकिन तब क्या स्थिति थी माफियाओं को लेकर के, गुंडा राज को लेकर के, और अब किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो बार बार ये कहा जाता है कि जब समाजवादी पार्टी जो है थी प्रदेश में तो गुंडों का राज हुआ करता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है गुंडा राज खत्म करने की ओर काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी के समय में ये काम क्यों नहीं किया गया था? साक्षी जी, देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी गुंडे और माफिया का समर्थन किसी भी मूल्य पर नहीं कर रही है, हम ना करेंगे। पहली चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे कह दूं। अब मैं आपको बताता हूं, गायत्री प्रजापति को माननीय अखिलेश जी ने अपने सीएम हाउस में बुला के गिरफ्तार कराया था। मुख्तार अंसारी को पार्टी, उन्होंने बहुत कोशिश करी वो आने के लिए, उन्हें निकाला था। वो बसपा के नेता थे, ना कि समाजवादी पार्टी। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, ये जो डायल 100 है ये माननीय अखिलेश जी ने शुरू करी थी। 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन ये माननीय अखिलेश जी ने शुरू करी थी। आज उन गाड़ियों में जो जंग लग रही है, गाड़ियां बढ़ी नहीं और कम हो गई। अब मैं एक चीज आपसे बताऊं, देखिए आप जरा, एक तो माफिया बिल्कुल निश्चित तौर पे एक वो माफिया है जिसका समाज में आतंक है, जिसका भय है, जिसने सरकारी से लेकर प्राइवेट जमीनों पर कब्जा किया है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उन्हें जमींदोज किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी देखने वाली बात है। मान लीजिए हमारी तहसील से गलत रजिस्ट्री कर दी जाती है, एक शरीफ आदमी जमीन खरीदता है, एक व्यक्ति जो है, जो शरीफ आदमी जमीन खरीदता है, तहसील में आप जाइए, आप तहसील वाले तुरंत आपकी रजिस्ट्री कैसे भी कर वो तुरंत देते हैं। और उसके बाद अब उन्हीं तहसील वालों से पूछा जा रहा है कि भाई किसके ऊपर जो कौन भूमाफिया है, किसके ऊपर हंटर चलेगा। तो मेरा विनम्र निवेदन ये है कि देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जमीन खरीद रहे हैं, जो बेचने वाले हैं। मेन चीज जो सिस्टम में कमी है, आप उस सिस्टम की कमी को क्यों नहीं ठीक करना चाहते? क्यों आप तहसील में डाटा प्रॉपर उपलब्ध क्यों नहीं कराना चाहते? वो जो जमीनों का जो है लेजर मैपिंग क्यों नहीं कराना चाहते? क्यों जमीनों का नक्शे जो है, आप समझ लीजिए हमारे यहाँ सजरा जो बनता है तहसीलों में, वो एक सूती कपड़ा होता है, उसके ऊपर लिखा जा बनाया होता है, और उस सूती कपड़े में 1 मिलीमीटर इक्वल टू 4 मीटर होता है। अब आप बताइए, जरा कपड़ा खींच दीजिए, 4 मीटर का अंतर हो गया। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, और आपको बता दूं, आजकल ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये क्या कर रहा है, जो मार्केट है,
मार्केट में नालियां बनी हुई हैं, नालियों को कवर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, जनता की है? सरकार नालियों को कवर नहीं कर रही। अब जनता ने जो है उसके ऊपर या तो पटिया बनाई या फिर उन्होंने जाल डाला ताकि जो ग्राहक आ रहे हैं वो उसके अंदर, नाली के अंदर गिरे नहीं। अब आलम में होता है कि हर साल पटिया तोड़ दी जाती है और पटिया तोड़ने के बाद ये अभियान खत्म हो जाता है। क्या यही जनता को परेशान करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्यों हम एक प्लानिंग नहीं लेके आते? हम एक प्लानिंग लेके आए कि भाई हम जितनी भी नालियां हैं इन सबको हम अंडरग्राउंड करेंगे या इन्हें कवर्ड नालियां बनाएंगे। इससे क्या होगा, एक बार में समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब और ये जो आप राय दे रहे हैं इस पर राघवेंद्र जी से ही जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी क्या कहेंगे, चुप क्यों बैठे हैं आप? देखिए अरविंद जी, शायद हमें लगता है कि अभी देख नहीं पाए हैं कि बुलडोजर कहाँ चल रहा है। जिन नालियों की ये बात कर रहे हैं, बुलडोजर नालियों पर नहीं चल रहा है, माफियाओं के घर पे चल रहा है, जिन्होंने कब्जा किया है वहां चल रहा है। नालियां तो पहले भी टूटती थी जो आपकी सरकार थी, आप शायद देख नहीं पाए हैं, और आप पहले की भी सरकारों में उठा के देख लीजिए। नालियां तो राघवेंद्र जी, मैंने आप निर्माण माफियाओं के लिए समर्थन बिल्कुल नहीं कहा। जब निर्माण होता है, रोड का बनता है या नालियों का सुंदरीकरण होता है तो वो टूटता ही है, वहाँ बुलडोजर थोड़ा नहीं चलता है। और जिस आप 10, 90 और 100 डायल की आप बात कर रहे हैं, आपकी वो गाड़ियों में जंग लग गया है, वो गाड़ियों में जंग नहीं लगा है, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। उन्हीं गाड़ियों जो आपने चालू किया था ना, उन गाड़ियों से काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए बुलडोजर चालू हुआ है। जो बुलडोजर की जरूरत थी इसीलिए पड़ी है बुलडोजर, समझे आप? गाड़ियां बंद नहीं हो गई हैं, आपने गाड़ियां शुरू की हैं। मैं मानता हूं कि आपने गाड़ियां शुरू करी, लेकिन आपने जो काम, अभी आपने एक और चीज बताया कि जमीनों को लेकर के जो है डाटा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जमीनों को लेकर के जो है सही जानकारी नहीं दी जा रही है। 5 वर्षों में आपने क्या किया था? आपने जो 5 वर्ष की सरकार थी उसमें आप लोगों ने क्या किया था? इस 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसने कम से कम जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जिन्होंने जमीनों पे कब्जा किया था, पूरे प्रदेश में, अरविंद जी सुन लीजिए, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी ये शिकायत नहीं आई है कि किसी गलत व्यक्ति के ऊपर जो है बुलडोजर चला है। अगर कहीं भी जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा गलत बुलडोजर चलाने का आदेश नहीं हुआ है, बुलडोजर चलाया जाता है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री जी का सिर्फ एक आदेश है कि जहां भी भूमाफिया हैं, जहां भी गुंडे हैं, जिन्होंने जमीनों पे कब्जा करके रखा है, उनकी जमीनों को खाली कराया जाए और जिनकी जमीन है उनको उपलब्ध कराया जाए। सरकार की जमीन है, सरकार को उपलब्ध कराई जाए। आप जो है राघवेंद्र जी, जानकारी आप ढंग से कर लीजिए। अभी साक्षी जी, जी साक्षी जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। बहुत आजकल चक्कर चल रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा कर लिया, ठीक, रजिस्ट्री उसकी कौन कर रहा है? आखिर हमारी जब तहसील में आप पहुंचते हैं, कचहरी तहसील में, वहां पर उन वक्फ बोर्डों की जमीन की रजिस्ट्री कैसे कर दी जाती? मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या, देखिए माफिया के लिए मैंने आपसे पहले, और राघवेंद्र जी एक बात, लेकिन अरविंद जी देखिए, ये जो अवैध कब्जे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि 5 साल या 10 सालों में किए गए, सालों सालों से किए गए हैं। आपके जब सरकार थी तब से जो है कब्जा किया गया, तो ये सवाल तो आपकी सरकार से भी पूछा जा सकता है ना कि कैसे उसकी रजिस्ट्री हो गई। ऐसा तो है नहीं कि पिछले 5 या 10 साल से, जब से बीजेपी है तब से ये अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कब्जा किए जा रहे हैं, ये कई सालों से है। साक्षी जी, मैं आपसे एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ फर्रुखाबाद जिले में एक बस स्टैंड के सामने जो है बताया जाता था अवैध निर्माण है, ये 1978 से था। अब आप बताइए साक्षी जी, 1978 से वो अवैध निर्माण है और अभी तक सब सरकारें, सब व्यवस्थाएं उसे देखती रही, और अभी पिछले 2020 में उसे नेस्ता नाबूद कर दिया गया। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या दंड केवल जनता को ही मिलना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ प्रशासन को और नेताओं को दंड नहीं मिलना चाहिए? मैं केवल एक चीज कह रहा हूं कि क्या केवल जनता ने ही वो अवैध निर्माण कराया? क्या हमारे यहाँ नहीं बनता कि अगर इस तरीके के लोगों का अवैध निर्माण जो पिछले 50 सालों से है, तो उसे हम विस्थापित करके दूसरी जगह उन्हें जगह दें? चलिए राघवेंद्र जी, आप जो कहना चाहते हैं आपकी तरफ आती हूँ। एक बार रफियता जी की तरफ मैं जा रही हूँ। सर, आप क्या कहेंगे, जो चर्चा चल रही है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 30 साल से, पिछले 30 सालों से इन दोनों की सरकारें हैं, एक इसमें मायावती और जोड़ लीजिए, कमोबेश इन लोगों की सरकारें हैं 30 साल से। ये नौटंकी 30 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये अभी वर्तमान में जो मैं इतना कहना चाहूंगा, ये माफियाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है क्या हकीकत में? जो बुलडोजर का यह इस्तेमाल जो ये कर रहे हैं,
तो ये सही तौर पे कर रहे हैं कि जैसा इनकी भाषा रही है, जैसा इनका पीछे क्रियाकलाप रहा है पिछले 2 महीने से। पहली बात तो देखिए, मैं ये सीधा कहता हूँ कि अगर माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना है तो बिल्कुल लेना चाहिए, माफियाओं के खिलाफ ही लेना चाहिए। लेकिन माफिया कौन से हैं? राजनीतिक माफिया भी है और वो भी है जो धर्म की आड़ लेकर जो नफरत फैला रहे हैं, वो माफिया भी है। उनके ऊपर कहीं बुलडोजर चला है क्या? पहली बात तो बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है, विकास का प्रतीक कहीं नहीं होता। एक आदमी ये कह देता है कि मैं बुलडोजर, देखिए बुलडोजर बाबा हो गया, एक बुलडोजर मामा हो गए। वो मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर मामा का जो देखा था कि 3-4 मकान ऐसे तोड़ दिए जो पहले से ऑलरेडी जेल में थे, उनके ऊपर FIR करवा दिए और उनके घर तोड़ दिए। पत्थर कहते हैं, ये पत्थर मारे, हमारी जो यात्राओं पे पत्थर मारे किसी ने, या पत्थर मारे किसी ने, कहीं पत्थर पड़ते, पत्थर वालों के ऊपर बुलडोजर चलाते, उनके मकान का विध्वंस करते हैं, उनको मकान तोड़ देते हैं। तो ये माफियाओं का नाम ले रहे हैं, माफियाओं की आड़ में। देखिए माफिया कितने हैं, माफिया कई तरह के हैं। उन बलात्कारियों को जेल में, विधायक जेल में है, वो भी माफिया है, उसके ऊपर कितना बुलडोजर चला है मुझे बताएंगे? ये आप, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, ये बताए जो बलात्कारी विधायक बैठा है जेल में, उसके कितने घरों पे बुलडोजर चलाया? चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात रखिए। आपके वो कैनी के घर पे कितने बुलडोजर चलाए जिसने किसानों को रौंद दिया था? आप बताइए, माफिया नहीं है क्या वो? राजनीतिक माफिया है, बल्कि संरक्षण, सत्ता के संरक्षण में पड़ रहे राजनीतिक माफिया है। उन पे कितना बुलडोजर चलाया? आप बुलडोजर चला रहे नफरत की आड़, नफरत में बुलडोजर चला रहे। आपका नफरती बुलडोजर बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है इस देश में। वैसे तो बुलडोजर कभी इंसाफ का प्रतीक हो ही नहीं सकता। न्यायालय बैठा है, अदालत बैठी है हमारे पास, आपके पास जवाब दे रहा हूँ आपका। जी राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। ऐसा है कि सबसे पहले मैं अरविंद जी की जवाब दे रहा हूँ। अरविंद जी ने कहा जिस जनपद के बारे में कि वहाँ पर एक बस स्टैंड था, वहाँ पर अवैध जो जमीन थी 1978 बताया था आपने, कब का बताया था? 1978। हाँ 1978 का बताया आपने कि तब से लेकर के अभी तक उस जमीन को किसी ने जो है खाली नहीं कराया। 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस जमीन को खाली कराया है। अरविंद जी इस बात को स्वीकारे हैं और ये आपके मैं चैनल से इंडिया वाइज से मैं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार पहले रही, उससे पहले की भी सरकारें रही, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। वो जमीन जो है अवैध कब्जा हुआ था वहां पर। और आज आप जा करके फर्रुखाबाद की उस बस स्टैंड को देख लीजिए, कितना अच्छा सुंदर विकास हुआ है कि वहां पर अभी भी जो है बस वगैरह जो भी आती जाती हैं अच्छे से जा सकती हैं, आ सकती हैं। दूसरा चीज की अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि बुलडोजर जो है इनके ऊपर नहीं चला, उनके ऊपर नहीं चला। बुलडोजर चलाने का कारण जो है सिर्फ जो जमीनों पर कब्जा किए हुए, जिन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ है, ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। दूसरा, जो प्रदेश के और राष्ट्रद्रोही काम करेंगे, आप एक बार ध्यान करके सुन लीजिएगा मेरी बात, जो भी प्रदेश और राष्ट्रद्रोही काम करेंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जिनका आपने नाम लिया है, मैं नाम कोट नहीं कर रहा हूँ, जिनका आपने नाम लिया है कि उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला है, उनका निर्णय अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। कोर्ट निर्णय करेगा तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी की सरकार आएगी, बुलडोजर चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, बुलडोजर चलेगा। उनको फांसी देने की सजा होगी, फांसी देगी। नहीं किया जाता, न्यायालय का इंतजार ही नहीं किया जाता बुलडोजर चलाने के लिए। बुलडोजर का इंतजार सुनिए, बुलडोजर का इंतजार न्यायालय का नहीं किया जा रहा है। इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उसमें जो है अवैध के कब्जे में क्या न्यायालय का इंतजार किया जाएगा? आपने क्या आप कौन सी बात कर रहे हैं? जहाँ पर अवैध कब्जा है उसमें न्यायालय का इंतजार किया जाएगा? जहाँ पर ग्राम समाज से लेकर के हर तरह की जमीनों के बारे में जानकारी मिल रही है, वहाँ किस बात न्यायालय का इंतजार किया जाएगा? जो राष्ट्रद्रोही काम कर रहे हैं, जो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके न्यायालय का इंतजार किया जाएगा? आप कौन से न्यायालय की बात कर रहे हैं? आप देश में विकास नहीं, न्यायालय की बात कर रहे हैं आप। जो राष्ट्रद्रोही काम करेंगे उनको न्यायालय का इंतजार करेंगे हम लोग। साक्षी जी, हम लोग न्यायालय का इंतजार नहीं करने वाले हैं। जो इस देश को अपना नहीं मानने वाला है उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा ही, और उसको जो है इनकाउंटर भी किया जाएगा। आप सुन लीजिए, इनकाउंटर भी किया जाएगा। अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। आपको भी इनकाउंटर किया जाएगा। देखिए डिटेल मत होने दीजिए। आप राष्ट्रद्रोही काम करेंगे, आपके साथ देखिए बुलडोजर के साथ हो रहा है। दोनों हाथों में लड्डू थोड़ी रखो। साक्षी जी, जी साक्षी जी, देखिए मैं अभी राजेंद्र जी ने एक बात कही है कि फर्रुखाबाद में जो बस स्टैंड था उसका बड़ा सौंदर्यीकरण हो गया। मैं आपको बताऊं, वहां पर जो कब्जा था, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वो कब्जा क्या उन लोगों ने जब किया तो बस स्टैंड के जो विभाग था उन्होंने उनके साथ क्या बिना लिए दिए कर दिया?
पूरा प्रशासन रोज वहां से गुजरता था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जब कब्जा हुआ था। तो आपकी भी सरकार बनी है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ मैंने कह दिया ना कि जब हमारी ही सरकार ने उसको खाली कराया है, हमारी ही सरकार ने खाली कराया है। जिन हमारी सरकारों पर मैं दूसरी आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं केवल एक न्याय की बात करना चाहता हूँ। जब 1978 से अगर वहां पर उनका कब्जा, उनके मकान बने हुए थे, उनकी दुकानें थी, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता था उन्हें कहीं विस्थापित करके फिर उनकी जगह को जो है जमींदोज किया जाता? उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसी बस स्टैंड पे बड़े घने घने पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों ने, इन्होंने मान लिया कि इन्होंने भी, पेड़ों ने भी कब्जा कर लिया। आप समझिए सब बड़े बड़े पेड़ काट दिए। आज वहां पे जितना भी यात्री है वो हरी धूप में बाहर खड़ा हुआ रहता है। आप चाहे तो अपने पत्रकार भेज के तस्दीक करा लीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए एक 50 साल पुराना कहीं पर कब्जा हुआ तो देखिए बिना प्रशासन और बिना शासन के जो है ये नहीं हो सकता। अगर हुआ है तो केवल इसमें जनता ही केवल दोषी नहीं है, इसमें और लोग भी दोषी हैं। तो मुझे केवल दंड जो है जनता को ना देके या तो उन्हें विस्थापित करने का कार्य किया जाता। मैं आपको बताऊं, कल हमारे यहाँ बुलडोजर चला यहीं पे, एक व्यक्ति का पिछले 30 साल जो बाउंड्री है, बाद आज उसे पता चला कि वहां पे एक नाला था। चलिए ठीक है अरविंद जी आपने अपनी बात रख ली और बस स्टैंड की बात आप 2-3 बार उठा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे अवैध कब्जे हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं राघवेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है और भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब सरकार बनाई तब, और 2022 में जब हमारी सरकार बनी है, 2017 से 2022 में जितना हमने काम किया है उसके दोगुना गति से हम काम करने वाले हैं। इस प्रदेश की जनता को भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे और इस प्रदेश में कोई भी गुंडा राज नहीं चलने वाला है। इस प्रदेश में कोई भी माफिया राज नहीं चलने वाला है। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपराधी है, राष्ट्र के प्रति द्रोही है, अगर राष्ट्रद्रोही का काम करेगा, उसको इस धरती से भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो होगा। और ये उदाहरण है, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का अराजकता किया है और कब्जा किया है कहीं पर तो वो सब हुआ है। अगर ऐसा हुआ होता कि किसी गरीब व्यक्ति को सताई होती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो अभी तक पूरी मीडिया में आप ही लोग बताई होती कि इस यहाँ पर गरीब व्यक्तियों को सताया जा रहा है। वहां पर जिन की अरविंद जी बात कर रहे हैं, मैं उस विषय पर पुनः नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ किसी का मकान नहीं बना हुआ था, वो सिर्फ दुकानें थी। वहाँ मकान नहीं था, मैंने भी देखा है, वहां पर वहाँ दुकानें थी, दुकानों को हटाया गया है। लेकिन राघवेंद्र जी देखिए ये बात भी उतनी देखिए लाजमी है कि अगर आप वहां से अवैध निर्माण को हटा रहे हैं, अवैध कब्जे को हटा रहे हैं, तो लोगों को विस्थापन की जगह भी तो आप लोगों को ही देनी चाहिए ना। जगह तो मुहैया कराएंगे ना, ऐसे तो नहीं कि उनको बेघर कर दिया जाए, बेसहारा कर दिया जाए। साक्षी जी मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा है कि देखिए अवैध कब्जे को हटाने का एक तरीका होता है। शायद अरविंद जी ने पढ़े कि नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता है। अवैध मतलब अवैध होता है। अवैध का मतलब ये नहीं होता है कि आज मैंने आपको यहाँ से हटाकर दूसरे जगह कब्जा दिला दे। ये अवैध का रूल नहीं है। आप अवैध का मतलब ये है या तो आप अगर आपकी जमीन है, आपका अवैध है। अरविंद जी सुन लीजिए, अगर आपकी जमीन है, आपकी जमीन को सरकार ले रही है तो आपको या तो उसका मुआवजा देगी या उसके बदले में दूसरे जगह देगी। अवैध आप कब्जा किए हुए हैं तो आपको सरकार जगह दे दूसरे जगह, ये कहाँ की नीति है? कौन सी पॉलिसी है? आप देते थे क्या आप लोग सरकार में थे तो? आप लोग तो सरकार की जमीनें कब्जा करके बैठे थे। क्या लोगों को बेघर कर देना पिछले 50 साल? बेघर किया है सरकार ने, बेघर किया है। अरे आप वहाँ सिर्फ दुकानें हटाई गई हैं, उनको सुन लीजिए, उनको 6 महीना पहले सूचना दिया गया, 6 महीना पहले सूचना दिया गया कि ये जमीनें खाली होंगी, आप लोग अपने दूसरे जगह शिफ्ट हो जाइए। बेघर किसी को नहीं किया गया है, सिर्फ दुकानें हटाई गई, वहाँ घर किसी का नहीं था। सबके बने हुए थे, दुकानों के ऊपर सबके घर बने हुए थे। घर नहीं बने थे, मैंने भी देखा है वहाँ पर। आप हमें बताइए, बिल्कुल नैरो विजन घर नहीं थे, वहाँ सिर्फ दुकानें नहीं काम हो सकता। और एक पार्ट था दुकान की, एक तरफ से बस जाती थी, एक तरफ से आती थी, बीच में चलिए ठीक है। चूंकि अब चर्चा अब समाप्ति की ओर होने वाली है, एक छोटा कमेंट चाहूंगी। रफियता जी आप अपनी बात रख लीजिए, बस कुछ ही समय बचा हुआ है। मैं ये कह रही, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे इन्होंने जो विध्वंस किया और कोशिश कर रहे हैं, लगातार निरंतर कोशिश कर रहे हैं, अदालत में इनको अब झटका पड़ा है उस चीज का। तो आप बताइए ये बुलडोजर कौन सा था? इंसाफ का था या नफरत का बुलडोजर था? आप शिक्षा के विद्यालयों को शिक्षा का मंदिर कहते हैं, इबादतगाह कहते हैं, एक तरह से पूजा स्थल कहते हैं कि शिक्षा का मंदिर होता है, उस मंदिर पे आप बुलडोजर चला रहे हैं। तो वो तो शिक्षा, आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। तो जो आजम खान साहब थे उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कायम की थी, वो तो एक इदारा कायम किया था शिक्षा का मंदिर, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए
आपकी सरकार पड़ी हुई है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को किसी तरह विध्वंस कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। कोशिशें करी है, अदालत से भी बार-बार आपको रुकावटें पड़ी, अभी भी आप कोशिशों में उनमें लगे हुए हैं। तो ये बताइए, ये नफरत का बुलडोजर है या आपका विकास का और जो न्याय का बुलडोजर है? ये क्योंकि इतना ये देखिए, जब भी मैं कहता हूं कि ये नफरत का बुलडोजर है, विकास का बहाना ले रहे हैं, ये कहीं अवैध निर्माण का बहाना ले रहे हैं। अवैध निर्माण है तो आप बताइए, आप अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, आप जो मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चलाते हैं, आप किसी और अमुक नाम यादव नामधारी या किसी पे बुलडोजर चलाते हैं। आप बुलडोजर कहाँ नहीं चलाते? आप बुलडोजर वो आपके जो विधायक जो रहे हैं, एक जो जेल में है, जो किस इल्जाम में है, जिन्होंने कृत्य करके जेल में जाते हैं, उसके बाद बचाव के भी काफी सारे होते हैं, उनपे बुलडोजर नहीं चलाते। नाम नहीं लेता ना, नाम नहीं लेता, क्योंकि सबको पता है गंदे आदमियों का नाम नहीं लेना चाहिए। जो घृणित लोग हो उनका नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए अपने मुंह से। तो ऐसे आदमियों पे आपके बुलडोजर नहीं चलते। राजा भैया पे आपके बुलडोजर नहीं चलते, लेकिन राजा भैया का नाम ले दिया क्योंकि वो उस कृत्य में नहीं है। तो मैं बता रहा हूं, आपका बुलडोजर कहां कहां चलता है दुनिया को पता चल गया, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं, तो आप जो बुलडोजर की परिभाषा आप खुद स्पष्ट करते हैं। ठीक है रफियता जी, चूंकि अब चर्चा की समाप्ति मुझे करनी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जब सरकार की तरफ से टारगेट लिया गया है, 2 साल में माफियाओं का सफाया किया जाएगा और एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरीके से माफियाओं का सफाया होगा, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले समय में क्या प्रदेश माफियाओं से मुक्त होगा, गुंडा राज से मुक्त होगा, और इसी चीज का इंतजार जनता भी कर रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।